नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा बेहद स्पेशल शो पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ जो हम आपकी मदद के लिए लेकर आते हैं। यानी कोई भी सवाल आपके पास है, आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, तो आप इस शो में पार्टिसिपेट करके हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस ले सकते हैं। कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं? व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000, ईमेल है yourmoney@nw18.com। साथ ही ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स पर और अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रुंगटा हमारे साथ मौजूद हैं। पूनम जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लेंगे उससे पहले एज के अकॉर्डिंग एक राइट स्ट्रेटेजी पोर्टफोलियो क्रिएट करने की, वेल्थ बिल्डिंग की क्या होती है, उस पर खास तौर से फोकस करते हैं। और आजकल हालांकि युवा तो काफी स्मार्ट हो रहे हैं और इसी शो में पूनम जी काफी व्यूअर्स आते हैं जो 20s में है, 23, 26 ईयर्स के हैं, पॉकेट मनी को इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे जैसे कमाना शुरू किया है वैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। गलतियां अगर किसी एज ब्रैकेट ने की है वो तो ज्यादातर 30s और 40s हैं जो उतना इन्वेस्टमेंट के लिए प्रो नहीं थे। तो चलिए उनकी मदद करते हैं और 30s के साथ शुरुआत करते हैं। कोई अगर अपने 30+ एज ब्रैकेट में है, अब तक पोर्टफोलियो नहीं बनाया है, तो किस तरीके का पोर्टफोलियो उनको क्रिएट करना चाहिए अपनी एज के हिसाब से? क्योंकि डेफिनेटली जैसे हम हर बार क्वेश्चन टू क्वेश्चन पे जब चर्चा करते हैं तो पूनम जी कहा जाता है कि आपकी उम्र कितनी है, रिस्क टेकिंग एपेटाइट कितना है, होराइजन कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके पोर्टफोलियो बिल्डिंग के पर्सपेक्टिव से। तो जो अपने 30s में है उनके लिए आपके लिए क्या सजेशंस हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल दीपाली, थैंक यू फॉर हैविंग मी टुडे। और सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। सो दीपाली, ये जो आपने आज सवाल रखा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसको समझना कि आप किस एज में है। यू राइटली सेड के हम जब भी बात करते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाने की तो सबसे पहले आपकी उम्र जानना चाहते हैं और आपका जोखिम उठाने की क्षमता यानी रिस्क एपेटाइट, और साथ ही आपका जो गोल है और गोल का जो आपको अमाउंट नक्की करना है। ये दो चार चीजें बहुत जरूरी है। बट एज के साथ ये चीजें कैसे बदलती ये हम आज बात करेंगे यहाँ पे। तो जो 30s की एज है वहां हर इंडिविजुअल ने ये समझना है। एंड बिफोर ऑल ऑफ दिस, आपको हर इंडिविजुअल जो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी बनाना चाह रहा है वो देखा देखी का बिल्कुल भी पोर्टफोलियो ना बनाए कि उनके जानने वाले या उनके दोस्त या उनके कोई फैमिली मेंबर ने जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी करी वैसी मैं भी कर लूं। क्योंकि हर एक की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी यूनिक होनी चाहिए, एक अपने हिसाब से कस्टमाइज होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो सभी को अपना रिस्क एपेटाइट जान लेना है कि हमारी क्षमता कितनी है जोखिम उठाने की। उसके बाद जब 30 साल की उम्र की बात करें तो नॉर्मली ये एज वो होती है जहां पे आप पे जिम्मेदारियां बस शुरू होती है। यानी कि जस्ट आपकी शादी हुई होती है या होने वाली होती है तो जवाबदारियों का सिलसिला जो है, लायबिलिटीज ऑन योर हेड बढ़ना शुरू होता है। 20 से 30 साल में ये नॉर्मली आजकल शादी या घर की जिम्मेदारी ये नहीं होती है तो वो एक अलग स्ट्रैटेजी चलती है। बट जहां आपके ऊपर घर की जवाबदारी आई, शादी हुई और आगे चल के जो हम फैमिली ग्रोथ देखते हैं उस हिसाब से आपने ग्रोथ ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी लेनी है। आपको बहुत अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और साथ ही साथ अपने जो लाइफ की सिक्योरिटी है यानी हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस उसको अप्रोप्रिएट करना चाहिए। वो फिक्स करना बहुत जरूरी है एट दैट एज। और साथ ही आप एक अग्रेसिव अप्रोच रखें, यानी कि आप एटलीस्ट 80% तो आप आराम से इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नॉर्मली आजकल दोनों जो कपल, अगर शादी हो गई है तो हस्बैंड वाइफ दोनों अर्निंग होते हैं, बच्चे नहीं हुए होते हैं, तो यू कैन इन्वेस्ट एज मच एज यू वांट। तो आगे के गोल्स देखते हुए ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच रखेंगे तो 30s में वो अच्छा होगा। और साथ ही आपको अपना इमरजेंसी कॉर्पस बहुत सही तरीके से, यानी एटलीस्ट 6 to 9 months का इमरजेंसी कॉर्पस होना चाहिए। और आगे चल के जो लोन लेने का या आपका जो इच्छा है बड़ा घर लेना या आपने गाड़ी लेनी, उस सब की तैयारी अभी शुरू करनी है। सो आई वुड से एट द एज ऑफ 30 हैव अ ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच एंड डू इट एज पर योर रिस्क एपेटाइट। ओके। और क्या अगर कोई 40s में तो उसके लिए अलग स्ट्रैटेजी रहेगी या सिमिलर स्ट्रैटेजी काम करेगी? No, Dipali, as you cross this 30 years of your 10 years of your age, from 30 to 40, everything will change because 40 is the age where you have the maximum liability on your head. So when you see a human life value curve, we always talk about this in terms of insurance, that as you
progress in life, your human value in the financial terms goes up. It's a triangle, and after 50 it starts coming down. So at the 40 you are at the peak when your all the responsibilities are unfinished. यानी आप मिड एज में हैं, आपके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, सेटल नहीं हुए हैं, घर के लोन की लायबिलिटी होगी, घर के लोन की लायबिलिटी, गाड़ी के लोन की लायबिलिटी होगी, ईएमआईज बहुत सारे होंगे. तो 40 is the age where the liabilities are at the peak, and there you have to conserve your investments. यानी आपको प्रोटेक्शन ऑफ योर कॉर्पस यानी वेल्थ को प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है, और साथ ही ऑफ कोर्स ग्रोथ भी रखना है, और साथ ही आपको एक रिटायरमेंट की तैयारी भी शुरू कर देनी है. सो 40 इज द एज वेयर योर स्ट्रैटेजी हैज टू कंप्लीटली चेंज. 30 साल के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते. आपको यहाँ पे थोड़ा वेल्थ प्रिजर्वेशन की टैक्टिक्स के साथ चलना होगा, यानी कि आपको थोड़ा डेट एसेट एलोकेशन बढ़ाना होगा. यानी डेट एटलीस्ट 30 to 35% डेट रख के थोड़ा गोल्ड में भी आप निवेश कर सकते हैं. तो इस तरह एसेट एलोकेशन भी चेंज होगा, माइंडसेट भी चेंज होगा, और आपको जो लायबिलिटीज और लोन्स है उस हिसाब से आपको अपनी इंश्योरेंसेस को भी रीलुक करना होगा. सो एवरी 10 years आई कैन से इन अ समरी कि एवरी 10 years आपको अपनी जो रणनीति है निवेश की और जो आपके एसेट एलोकेशन की वो बदलनी होगी. अच्छा, क्विकली एक चीज और पूनम जी, अगर कोई 30s या 40s में पोर्टफोलियो बनाता भी है, क्योंकि आमतौर पे कहा जाता है जब अपने गोल के नजदीक पहुंचे तो थोड़ा सा सेफर साइड पर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को शिफ्ट करना चाहिए, तो एग्जैक्टली कब कैसे डिसाइड करें कि कब अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेस रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स में डालना है? एग्जैक्टली एज वी ग्रो ओल्डर क्या अप्रोच इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को लेकर होनी चाहिए, फिर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी, जब भी हमारा कोई गोल आता है, अभी अब अगर आप 30s में शुरू कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो हो सकता है कोई गोल आपका 40s में आए. 40s में शुरू 40s के बाद आपके सो द कॉमन गोल्स इन आर हमारे जो कॉमनली मैंने देखे हैं वो हैं बच्चों के पढ़ाई के, शादी के और अपने रिटायरमेंट के, और बीच में कोई घर लेने का गोल है. उस तरह के जब गोल पास आते हैं, यानी 1 या 1.5 साल बाकी है आपके गोल आने पे, तब आपको अपना कॉर्पस सेफर इंस्ट्रूमेंट में शिफ्ट करना चाहिए, बिकॉज मार्केट्स आर वेरी वोलेटाइल, और हम नहीं चाहते कि जैसे गोल पास आए और तब आप पैसे यूज करना चाहें और मार्केट्स अगर नहीं साथ दे रहे हैं तो आप किसी तरह का लॉसेस हो. सो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल. आपको टाइम टू टाइम यानी ईयरली रिव्यू करना है अपने पोर्टफोलियो को, साथ ही अपने गोल्स को और अपने खुद के प्रोफाइल को. एक बार शुरू कर दी गाड़ी, इसका मतलब ये नहीं वो सेम ही चलती रहे. साल दर साल आप उसे रिव्यू करेंगे. आपके गोल्स अगर पास आ रहे हैं तो आप उसको चेंज करेंगे एसेट एलोकेशन. आपकी सैलरी अगर बढ़ रही है, आपका कोई प्रोफाइल बढ़ा है, घर में कोई चेंजेस आए हैं कि बच्चा 1 की बजाय 2 हो गए हैं, या कोई आपका लोकेशन चेंज हो गया, एनी चेंज हैज टू बी रीलुक्ड, और उस हिसाब से आपको एसेट एलोकेशन चेंज जरूर करना होगा. ओके, चलिए, तो आपकी एज के हिसाब से क्या करना है क्या नहीं करना है व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग, पोर्टफोलियो बिल्डिंग, पूनम जी ने आपको बताया है, और आपकी एज के हिसाब से आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पर पोर्टफोलियो क्रिएशन पर ऑलरेडी हम क्वेश्चंस तो शामिल करते हैं ही. बात करते हैं व्यूअर्स से. पहले व्यूअर करण हमारे साथ कनेक्टेड हैं, करण अरोड़ा भटिंडा से. करण नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम. मैंने मैम जो अपना पोर्टफोलियो जो भेजा हुआ है उसको एक तो एनालाइज करवाने के लिए आपको भेजा गया है, और एक इसमें आपने मेरे को सजेस्ट किया था लास्ट टाइम मोतीलाल ओसवाल, उसके लिए शुक्रिया. और एक 30,000 की अपने वाइफ के अकाउंट में शुरू करना है सिर्फ मेरे को, तो उसके लिए कुछ सजेस्ट कर सकते हैं? ओके, पूछ लेते हैं. तो बेसिकली आपकी जो एग्जिस्टिंग सिप चल रही है करण, वो 16,500 की 18 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, करेक्ट? जी मैम. एनपीएस में आपके 19 लाख पड़े हुए हैं, सुकन्या समृद्धि योजना में 2 लाख प्लस, और 20 साल में 4 करोड़ का टारगेट है. एनुअल स्टेप अप भी करेंगे 10% का. तो मैं इनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो बता देती हूँ पूनम जी. पारंपरिक फ्लेक्सी कैप पे 4,000 रुपए महीना, डीएसपी स्मॉल कैप में 3,000 रुपए महीना, 2,000 रुपए महीना कोटक फ्लेक्सी कैप में, देन 2,500 रुपए 3 फंड्स में डाल रहे हैं, जिसमें मेरे एसेट लार्ज मिड कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है. अच्छा, कुछ एसआईपी से क्लोज कर चुके हैं, उनमें भी इनके फंड्स पड़े हुए हैं. लगभग 5.5 लाख है एचडीएफसी मिड कैप फंड में, एसबीआई मैग्नम ग्लोबल में 17,000, 35,000 क्वांट ईएलएसएस में, यूटीआई फ्लेक्सी कैप में 33,000. तो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पर तो राय चाहिए ही, कंसीडरिंग जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है 4 करोड़ का 20 ईयर्स में टारगेट है, 10% एनुअल स्टेप अप का प्लान. दूसरा, इनको अपनी वाइफ के नाम पे नया पोर्टफोलियो क्रिएट करना है विद मंथली एसआईपी ऑफ 30,000 रुपीज. तो वो किन फंड्स में डिप्लॉय करें, बताएं.
दीपाली जी, ये तो एक सवाल के अंदर कई सारे सवाल हैं, सो लेट अस टेक वन बाय वन। सबसे पहले अगर बात करें तो इनकी जो करंट एसआईपी चल रही है उसमें 3 फ्लेक्सी कैप टाइप, यानी 2 फ्लेक्सी कैप है, एक मल्टी कैप है, तो उनकी फंड स्टाइल काफी कुछ एक जैसी है। 2 मिड कैप्स और एक स्मॉल कैप है, तो मुझे लग रहा है इसमें बहुत ओवरलैपिंग हो रही है फंड्स की, कैटेगरीज की। और साथ ही जो 16,000 रुपए की एसआईपी के लिए 6 फंड थोड़े ओवर डाइवर्सिफिकेशन, तो उसको थोड़ा कंसोलिडेट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, डीएसपी स्मॉल कैप और मेरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप में कंटिन्यू रखें अपने एसआईपी, क्योंकि टाइम होराइजन भी आपका अच्छा लंबा है, तो आप ये फंड्स कंटिन्यू रखें। और जो कोटक फ्लेक्सी कैप और निपॉन इंडिया मल्टी कैप दोनों को आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, तो थोड़ा कंसोलिडेशन ऑफ पोर्टफोलियो हो जाएगा, ये आप कर सकते हैं। Second question about accumulating 4 crores with existing mutual fund corpus, 18.6 लाख का जो आपका करंट ऑलरेडी कॉर्पस बना हुआ है विद द एसआईपी, तो अगर 12% के ग्रोथ प्रोजेक्शन से मैं इसको अगर कैलकुलेट करती हूँ विद द स्टेप अप ऑफ 10%, तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है वहां पहुंचना। बट अगर मार्केट ने 12 की बजाय 15% का आपको रिटर्न दिया तो बहुत आराम से पहुंच सकेंगे। बट यही आप जो हम रिव्यू की बात करें थे, टाइम टू टाइम आप रिव्यू करें, अगर ऐसा लग रहा है वहां नहीं पहुंच सकते तो आप अपने एनपीएस के कुछ कॉर्पस को इधर ईयर मार्क कर सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। साथ ही जिस गोल के लिए आप 4 करोड़ की इच्छा रख रहे हैं, उस गोल की इन्फ्लेशन को भी आपको हमेशा रिव्यू करना है कि वो किस इन्फ्लेशन रेट से वो गोल आपका ग्रो हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है, 20 साल लंबा समय होता है करण जी, तो अगर आपका 20 साल में वो इन्फ्लेशन पर्टिकुलर गोल के लिए ज्यादा हो गया और आपको 4 की बजाय 5 करोड़ की अगर जरूरत दिखाई देने लग गई, तो ऐसे में उस गैप को फिल करने के लिए आपको टाइम टू टाइम रिव्यू करना होगा एंड बी वेरी कॉशियस अबाउट इट। तो आपको ये गोल रिलेटेड बात हो गई कि आपको थोड़ा सा माइंडफुल रहना पड़ेगा। अब जो एक्स्ट्रा आप 30,000 रुपए निवेश करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपने उसका टाइम होराइजन नहीं बताया कि आप कितने लंबे समय के लिए, क्योंकि जितना समय लंबा होता है उतना अग्रेसिव पोर्टफोलियो हम बना सकते हैं, और अगर टाइम होराइजन कम है तो हमें थोड़ा सा मॉडरेट इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज चुननी चाहिए। बट कंसिडरिंग आपकी एज 37 है, 20 इयर्स का तो आपने बता दिया है कि गोल 4 करोड़ का है, तो मैं सोचती हूँ 15 साल का अगर आप गोल पीरियड लेके चलते हैं तो थोड़ा एग्रेसिव पोर्टफोलियो बना सकते हैं। आई वुड रेकमेंड कि आप व्हाइट ओक का मिड कैप 10,000 रुपए, एबेकस का फ्लेक्सी कैप 10,000 और आईसीआईसीआई वैल्यू फंड ये आप 10,000 का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। दीपाली जी, जो हम बात कर रहे थे हर एज के हिसाब से पोर्टफोलियोज बनाने की, तो उसमें एक मुद्दा ये भी है कि जब आप 40s में होते हैं तो सबसे ज्यादा आप गुड लोन और बैड लोन और आगे की जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए जब लोन लेने निकलते हैं, तो वहां माइंडफुल रहना है कि हम लोन अच्छा ले रहे हैं कि हमारी कैपेसिटी से ज्यादा ले रहे हैं, तो वो भी एक माइंडफुल रहना है। तो यहाँ इनका जो भी गोल होगा उसे आप अच्छी तरीके से गेज करके उसके साथ टाइम होराइजन फिक्स रख के करेंगे तो प्रिसाइज प्लानिंग हो पाएगी। ओके, तो ये स्ट्रैटेजी आपको रेकमेंड की गई है आपके पोर्टफोलियो के रिलेटेड करण, और नया पोर्टफोलियो आप कहाँ बना सकते हैं वो फंड्स भी आपको बताए, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मुतलुसल मिड कैप, डीएसपी स्मॉल कैप, मेरे एसेट लार्ज मिड कैप। आपके पोर्टफोलियो में थोड़े से बदलाव डेफिनेटली सजेस्ट किए गए, उनको आप फॉलो कीजिए। हर्षल का सवाल लेते हैं, गुजरात से कनेक्टेड है हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। हर्षल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम, मैं करीब 1.5 साल से एसआईपी कर रहा हूँ और करीब 5,000 का मंथली एसआईपी कर रहा हूँ। उसमें मेरे पास 3 स्मॉल कैप फंड है और एक मल्टी कैप फंड है, एक मल्टी एसेट फंड है और एक मिड कैप फंड है। तो अभी हालांकि मेरी एज 29 है, तो मेरा मानना है कि मेरा पोर्टफोलियो एग्रेसिव थोड़ा मैं उसके तरफ थोड़ा जा रहा हूँ। और मेरे को एक चीज़ है कि मेरे पास जो 3 स्मॉल कैप फंड है उसको मेरे को 3 में से 2 करना है। मेरे को एसबीआई स्मॉल कैप फंड को स्विच करना है किसी और कैटेगरी में या किसी और फंड में या किसी और जगह पे, तो वो मैं जानना चाहूँगा आपके एक्सपर्ट से। ठीक है, पूछ लेते हैं। तो जैसे इन्होंने खुद बताया 29 इयर्स के हैं, 6,000 की इनकी सिप चल रही है और 20 सालों के लिए इस सिप को कर रहे हैं। कितना जोड़ पाएंगे 20 सालों में, ये तो जानना चाहते ही हैं। और जैसे इन्होंने खुद ही एडमिट किया, 6 फंड्स
इन्होंने लिए हुए हैं, जिसमें स्मॉल कैप में एक्सपोजर ज़्यादा है। निपॉन स्मॉल कैप है इनके पास, बंधन स्मॉल कैप है, एसबीआई स्मॉल कैप है। एसबीआई स्मॉल कैप से एग्जिट करके सिर्फ 2 स्मॉल कैप के फंड्स रखने का सोच रहे हैं, ये इनका एनालिसिस है। इसके अलावा पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है और आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट, कोटक मल्टी कैप है। बताइए सजेशंस। देखिए, जैसे इन्होंने खुद ही कहा कि बहुत अग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, विच इज गुड। आप अपनी एज में लॉन्ग टर्म होराइजन है तो बिल्कुल अग्रेसिव पोर्टफोलियो बना सकते हैं, मगर उसके साथ हम डाइवर्सिफिकेशन का भी ध्यान रखेंगे। मीन्स हम सारे ही एक ही कैटेगरी के फंड नहीं ले सकते हैं। और आपने राइटली सोचा कि 3 में से एक तो जरूर बंद कर देना चाहिए। आप एसबीआई स्मॉल कैप में मात्र 500 रुपए की एसआईपी करें, जिसकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है 500 रुपए, तो आप उसको बिल्कुल बंद कर दें और बाकी 2 चालू कर सकते हैं। दोनों बहुत अग्रेसिव नेचर के अलग टाइप से इन्वेस्ट करते हैं, निपॉन और बंधन स्मॉल कैप, तो डाइवर्सिफिकेशन उसमें मिलता है। और आपका होराइजन और एज के हिसाब से आप दोनों को चालू रखें। कोई भी फंड में जब हम बंद करते हैं निवेश और उसे सोचते हैं कि उसे शिफ्ट कर दे कहीं और से, तब हमें माइंडफुल बहुत रहना है कि हम उसमें कितना टैक्स भर रहे हैं और कितना टैक्स बचा सकते हैं। ऑल द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो आपको अच्छी तरीके से सोच के उसमें से शिफ्ट आउट करना चाहिए। और आपने सही सोचा कि स्मॉल कैप में जो आपका जो एक्सपोजर है वो ऑलमोस्ट 40 to 45% आपके टोटल पोर्टफोलियो का, तो इसको हम थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे। आप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और इसमें तो चालू ही रखें, बट साथ में आप एक व्हाइट ओक का मिड कैप फंड और आईसीआईसीआई मल्टी एसेट फंड ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आप गोल्ड भी निवेश में जोड़ सकते हैं अपने साथ, और डेट भी जोड़ सकते हैं। लॉन्ग टर्म में इसका फायदा होगा। छोटी अमाउंट रखें उसमें 1000 रुपीज की, और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप को जोड़े, जिसमें आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर के साथ साथ एक फ्लेक्सी कैप स्ट्रैटेजी भी आप इंक्लूड करेंगे अपने पोर्टफोलियो में। और सब कुछ अगर इसी तरह चालू रखा आपने, तो लगभग आप 60-65 लाख रुपए जोड़ सकते हैं। मगर अगर 10% स्टेप अप किया, जो आपकी उम्र में आप कर सकते हैं और करना भी चाहिए, टू बीट इन्फ्लेशन इन अ लॉन्ग रन फॉर योर गोल, तो आप कम से कम 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए जमा कर सकते हैं एट अ 12% प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट। तो अग्रेसिव बनिए, बट माइंडफुली आप दूसरी कैटेगरीज को भी, अग्रेसिव कैटेगरीज को इंक्लूड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। आगे चल के आप एक वैल्यू फंड और कॉन्ट्रा फंड भी इसमें जोड़ सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए आपके पोर्टफोलियो को लेकर। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और व्यूअर्स से करेंगे बातचीत। चलो वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी। पूनम रुंगटा हमारे साथ मौजूद हैं और बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स के। एक सवाल हम लेते हैं जो ईमेल के थ्रू हमें भेजा है विशाल ने, और 36 इयर्स इनकी एज है। 15,000 पर मंथ की मंथली सिप चल रही है। अभी स्टार्ट की है सिप शायद 2 महीने पहले, क्योंकि 30,000 की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। होराइजन एटलीस्ट 10 इयर्स का है। 3 फंड्स है, निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा 5,000, क्वांट स्मॉल कैप 5,000, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 5,000। बताइए। देखिए, सबसे पहले तो जो पोर्टफोलियो है वो 5 से 10 साल की अगर इन्होंने होराइजन बताया है, तो हमें थोड़ा स्पेसिफिक होना होगा कि 5 साल का गोल है कि 10 साल का गोल है, बिकॉज ये रेंज बहुत बड़ी है। जब हम पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं, तब हम इसलिए कहते हैं कि आप किसी वित्तीय सलाहकार के साथ बैठ के अपना गोल आइडेंटिफाई करिए, उसके साथ टाइम होराइजन आइडेंटिफाई करिए, क्योंकि जितना टाइम आपके गोल के लिए है उस हिसाब से पोर्टफोलियो का डिजाइन किया जाता है। अगर कम टाइम, यानी 5 साल से कम टाइम है आपके गोल में, तो पोर्टफोलियो बहुत एग्रेसिव नहीं हो सकता। 100% इक्विटी हम नहीं ले सकते, उसको थोड़ा मॉडरेट रहना पड़ेगा, क्योंकि हमें वेल्थ ग्रो करना है, साथ साथ प्रोटेक्ट भी करना है। वहीं अगर आप 10 साल का गोल लेके चल रहे हैं, तो हम अग्रेसिव हो सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो मार्केट की वोलेटिलिटी है उससे हम गेन करते हैं और उसको रिस्क को मिटिगेट करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना है कि हमें 5 साल के लिए पोर्टफोलियो बनाना है कि 10 साल के लिए। अगर 5 साल के लिए है, तो मैं कहूंगी कि ये क्वांट स्मॉल कैप आपके पोर्टफोलियो में ना हो तो ठीक रहेगा। इन जनरल अगर समझे कि इन्हें 10 साल का पोर्टफोलियो बनाना है, तो थोड़ा सा चेंज हम करेंगे इस पोर्टफोलियो को। हम एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में चालू रखेंगे 5,000 की एसआईपी। बंधन स्मॉल कैप में 5,000 की एसआईपी शुरू करेंगे, और साथ ही व्हाइट ओक मिड कैप इंस्टेड ऑफ निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज एक थीमेटिक फंड है,
तो हम उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं, और बाकी तो डिपेंड करेगा कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है और आप किस आधार पे ये पोर्टफोलियो बनाए हैं। तो अगर आप 12% से इस कॉर्पस को इसी तरीके से चालू रखें स्टेप अप के साथ, तो आप 5 वर्ष में करीब 15 लाख रुपए बना पाएंगे। 10 वर्ष में वही बढ़ के 50 हो जाती है, यानी 5 ही वर्ष का फर्क पड़ा है, मगर डबल की बजाय 3 गुना हो जाएगी आपकी पोर्टफोलियो वैल्यू। कंपाउंडिंग का जो मैजिक है वो जैसे जैसे समय हम लंबा करते हैं हमारे पोर्टफोलियो के, द टाइम यू गिव इन द मार्केट, उससे बढ़ता है। और वही अगर 15 साल आप चालू रखे तो आपकी पोर्टफोलियो कैन गो अप टू 1.25 करोड़ ऑल्सो। तो आप माइंडफुली अपने गोल को पहले टाइम होराइजन नक्की करें और फिर निवेश की जर्नी शुरुआत करें। और इनफैक्ट जो टेबुलर एक्सप्लेनेशन व्यूअर्स स्क्रीन पर देख भी जा रहे हैं, ये तो इन जनरल भी बाकी व्यूअर्स के लिए भी काफी इंटरेस्टिंग है। और जैसे पूनम जी ने कहा, कंपाउंडिंग का बेनिफिट आप क्लियरली देख सकते हैं। जैसे पूनम जी ने यहाँ पे पूरा समझाया कि अगर आप सिर्फ 5 सालों के लिए 15,000 के सिप करते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 13 लाख के आसपास की राशि मिलेगी। 10 साल में आपको 35 लाख मिलेंगे। लेकिन अगर आप हर साल 10% अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं तो 5 साल में इसी SIP से आप 13 की जगह 15 लाख कमाएंगे और 10 साल में 35 की जगह आप ऑलमोस्ट 50 लाख की राशि इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन दोनों टाइम होराइजन के हिसाब से स्ट्रैटेजी आपकी बिल्कुल अलग रहेगी। जैसे पूनम जी ने शुरुआत में भी कहा कि अगर आप 5 सालों के लिए निवेश कर रहे हैं तो स्मॉल कैप थोड़ा अवॉइड कीजिए। उस केस में आपके लिए 10 साल का होराइजन है तो मिड और फ्लेक्सी कैप आपके लिए बेटर हो सकते हैं। तो एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी आपके टाइम होराइजन पे काफी निर्भर करती है। उसी के हिसाब से आपको चॉइसेस भी बताई गई हैं। यानी 10 साल के लिए अगर करना है तो आप HDFC फ्लेक्सी कैप, व्हाइट ओक मिड कैप या बंधन स्मॉल कैप ऐड कर सकते हैं। अच्छा पूनम जी, इन फ्यूचर इन केस अगर ये एलोकेशन अपना इंक्रीज करते हैं, 15,000 से बढ़ाकर 20,000, 25,000 या 30,000 करते हैं, विच आई एम श्योर हर इन्वेस्टर करता है अपनी ग्रोइंग इनकम के साथ, तो कौन सी कैटेगरी ये नहीं ऐड कर सकते हैं? पर जो आपने नेम सजेस्ट किए हैं वो काफी होंगे। डेफिनेटली कैटेगरीज ऐड करना ही चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन विद द टाइम होराइजन आपका बढ़ना ही चाहिए। जैसे हमने बात करी कि अगर हमने रिटायरमेंट का कॉर्पस अब जोड़ना शुरू करना है, विच इज गोइंग टू बी द लॉन्गेस्ट, सबसे दूर हमारा कोई भी इन्वेस्टर का अगर वो 30s या 40s में शुरू कर रहे हैं दूर होता है, तो आपको इन दैट केस आप वैल्यू फंड ऐड करिए, जिनकी वैल्यू अनलॉकिंग थोड़े समय बाद होती है, जो मालूम ही है 10 साल में ही उसका वैल्यू मिलेगा। कॉन्ट्रा फंड आप ऐड कर सकते हो, कुछ थीमेटिक फंड भी ऐड कर सकते हो, लाइफ साइकिल टाइप के फंड्स आप यूज कर सकते हो। तो कैटेगरीज बहुत सारी हैं। जो शुरुआती दौर में जब हम इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं तो हम बहुत एक जेनरिक और एक सेफ टाइप का पोर्टफोलियो बनाते हैं, ताकि इन्वेस्टर को पहले ट्रस्ट हो जाए और वो कंफर्टेबल हो जाए, और उसके बाद हम रिस्क की कैटेगरी जरूर ऐड करनी चाहिए। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि हर कैटेगरी का 10% आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है। जैसे वैल्यू फंड आप 10% तक ले सकते हैं, आगे चल के आप गोल्ड भी अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हो। तो डेफिनेटली दीपाली, आपका जो पोर्टफोलियो है वो डायनेमिक होना चाहिए टाइम के साथ। हर साल उसमें आप रिव्यू करके कुछ नया भी जोड़ सकते हैं, और एज के साथ एसेट एलोकेशन भी चेंज करना चाहिए। ओके, तो चलिए ये रही स्ट्रैटेजीज आपके लिए। पूछ लेते हैं पूनम जी के टॉप 4 फंड्स हमारे व्यूअर्स के लिए जो नया पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। पूनम जी बताइए अपनी चॉइसेस। सो दीपाली, हम टॉप चॉइसेस तो बता ही देंगे, बट अगेन इट विल डिपेंड आप किस एज के हैं और आपका जोखिम उठाने की क्षमता कितनी है। तो इन जेनरिक अगर आप एक लंबा समय का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, जो लंबा ही होना चाहिए समय, तो परागपारिक फ्लेक्सी कैप फंड बहुत ही बेहतरीन फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है। व्हाइट ओक मिड कैप फंड, बंधन स्मॉल कैप और ICICI वैल्यू फंड, ये 4 फंड से आप अपना पोर्टफोलियो की शुरुआत कर सकते हैं। शुक्रिया आपका ये चॉइसेस बताने के लिए और सही व्यूअर्स की क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक। योर मनी में इतना ही। ब्रेक के उस बार भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।